नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आदिकाल के जो 300 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हमने 100 प्रश्नों को किया और पार्ट 2 में हम लोग 100 प्रश्न को करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 आएगा, उसमें 100 प्रश्न को करेंगे, जिससे आदिकाल के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो टीजीटी है, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीएस, सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, डी SSSV, केवीएस, एनवीएस, डाइट, पीयूसी नेट JRF वालों के लिए, मतलब जो इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और ये जो मतलब इसमें जो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, इसमें जो क्वेश्चन मतलब कि कराया जाएगा मेरे द्वारा, उस क्वेश्चन को मैं व्याख्या के साथ कराऊंगा। मतलब क्वेश्चन को कराऊंगा, फिर उस क्वेश्चन से मतलब कि और से फैक्ट या तथ्य मैं उसको बताऊंगा। तो बिना देर के हुए चले हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में मैंने 100 क्वेश्चन को करा दिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 101 से शुरू करेंगे। इसमें लिखा है कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी महाकाव्य, डी मुक्तक काव्य। तो संदेश राशक किस प्रकार का काव्य, तो वह है खंड काव्य। ऑप्शन बी से 101 का। देखो, संदेश राशक किसका है? ये अब्दुल रहमान की रचित खंड काव्य है। किसका है? अब्दुल रहमान का। संदेश राशक किसका है? अब्दुल रहमान का। एक यहाँ पे मिल गया ना, पूछ देगा कि संदेश राशक किसका है, तो वो अब्दुल रहमान का है। किसमें मतलब कि किसमें रचित है, तो खंड काव्य में है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, पूछ देगा कि ये जो संदेश राशक है वो किस काव्य से प्रेरित है, तो मतलब ये मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक योगिनी के विरह की कथा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 102, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 20, बी 12, सी 10 और डी 8। तो अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, तो वह मानी गई है 12। ऑप्शन बी सही है। अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। अलवार देखिए तमिल थे ना, ये एक आ गया यहाँ पे, एक तथ्य आ गया कि अलवार क्या थे, एक तमिल कवि थे एवं संत थे। इनका काल 6वीं एवं 9वीं शताब्दी रहा। पूछ देगा कि अलवार का काल क्या था, तो इनका काल था 6वीं से 9वीं शताब्दी रहा। इनके पदों का संग्रह क्या है, दिव्य प्रबंध कहलाता है। इनके जो पदों का संग्रह क्या क्या कहलाता है, दिव्य प्रबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 103, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ए विशलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो और डी खुमान रासो। तो कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है, तो वह है पृथ्वीराज रासो की। ऑप्शन सी सही है। कैमास वध जो है या कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 104, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पयमचर्यु और डी महापुराण। 104 का आंसर क्या होगा? 104 का आंसर होगा ऑप्शन सी पयमचर्यु। पयमचर्यु जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पयमचर्यु है। पयमचर्यु ग्रंथ की रचना शंभु ने किया था। पयमचर्यु ग्रंथ की रचना किसने की? शंभु ने किया। इनकी अन्य रचना है ऋठरेमिचर्यु तथा शंभु छंद है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है, पूछ देगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो शंभु को कहा जाता है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। शंभु के पयमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास और महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 105, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ए डिंगल, बी पिंगल, सी अपभ्रंश और डी अवधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
डिंगर। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, मतलब कि कौन कौन सी भाषा मिलकर डिंगल भाषा बनती है। तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी की जो मिश्रित मतलब जो भाषा मिलती है तो डिंगल भाषा बनती है, जबकि अपभ्रंश और ब्रज के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। जब अपभ्रंश और राजस्थानी मिलती है तो डिंगल भाषा होती है, और जब अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित होती है तो पिंगल भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ए राहुल, बी हमीर रासो, सी विसल देव रासो, डी भरतेश्वर बाहुबली रास। तो 106 का आंसर क्या होगा? तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विशलदेव रासो। विशलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। विशलदेव रासो नरपति नाल द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। विशलदेव रासो क्या है? श्रृंगारिक रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1155 है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम विशलदेव रासो में मिलता है। ठीक, देखो 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे। विशलदेव रासो के मतलब प्रकाशन वर्ष क्या? 1155। यह क्या एक श्रृंगारिक रचना है, और इसी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 107, पंडित सत्य वखड़ाई देहहि बुद्ध बसंत न जाड़ई, यह किसकी काव्य पंक्तियाँ? देखो कोई कोई क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिलेगा तो आप लोग परेशान ना होइएगा। अगर रिपीटेड क्वेश्चन मिलता है तो इससे आपको ही फायदा होगा। ठीक ना, मतलब कि आपको मतलब कि उससे मतलब तथ्य और ज़्यादा प्राप्त करने को मिल सकते हैं। ए विद्यापति, बी मुंज, सी पुष्प और डी सरापाद। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो वह है सरापाद की। ऑप्शन डी, सरापाद या सरापा। यह काव्य पंक्तियाँ आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरापाद द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 108, आला उदल नामक वीर सरदारी की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ए खुमान रासो, बी परमाल रासो, सी विशलदेव रासो, डी पृथ्वीराज रासो। तो 108 का आंसर क्या होगा? ये किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाल रासो में। आलाउदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासो में है। देखो, आलाउदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनीकृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक है। पहला ये मिला। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आला खंड भी है। आला खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी सरहपा और डी शंभू। मतलब राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो वो माना है शंभू को माना है। ऑप्शन डी। देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि शंभू को माना है। किसको माना है? शंभू को माना है। जबकि सरापा को राल संकृत्या ने हिंदी का पहला कवि माना है, और सरापा को इस सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? एक नेमिनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी गोरखनाथ और डी आदिनाथ। तो 110 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखनाथ।
नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? ए कामायनी, बी पृथ्वीराज रासो, सी कुमार रासो, डी विशलदेव रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? जैसा कि आपको पता है वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। इसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 112, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? ए आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, बी महात्मा गांधी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो 112 का आंसर क्या होगा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 103, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए घनानंद, बी विद्यापति, सी बिहारी और डी अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ठीक, ये पंक्ति किसकी है? तो यह है अमीर खुसरो की पंक्ति। ऑप्शन डी अमीर खुसरो की पंक्ति है। ये पंक्ति देखो, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? ए नरपति नाल, बी विद्यापति, सी चंद बरदाई और डी अमीर खुसरो। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो वो अमीर खुसरो ने की। ऑप्शन डी सही है। अमीर खुसरो ने आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 115, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ए श्री सिंह के, बी कीर्ति सिंह के, डी सी जय सिंह के और डी माधो सिंह के। तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कीर्ति सिंह के। ऑप्शन बी सही है 115 का। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? इस सरहपाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और डी कन्हैया। 116 का आंसर क्या होगा? 116 का आंसर होगा ऑप्शन ए सरहपाद को। सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 117, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए कुमार रासो, विशलदेव रासो, सी परमाल रासो, डी अमीर रासो। तो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वह है परमाल रासो। ऑप्शन सी सही है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं। ये परमाल है, ये भगवान है। परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक है। परमाल रासो आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। और आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाध्यक्ष चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 118, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ए पृथ्वीराज चौहान, बी राजा जयसिंह, सी कुमार राजा और डी विशलदेव राजा। जैसा कि आपको पता है कि चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन ए सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। बिहारी जो है राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 119, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है,
वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी की उक्त कथन का आशय है। ए, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। बी, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव सामान्य नहीं, अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। देखिए सी में लिखा विद्यापति के पद, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। विद्यापति के पद जो है, विद्यापति के पद आध्यात्मिक श्रृंगार के ही हैं। यहाँ पे सी में ये आएगा और डी में आएगा विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से ही की गई है। तो 119 का आंसर क्या होगा? 119 का आंसर होगा ऑप्शन सी कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। जो विद्यापति के पद हैं वो अधिकतर क्या श्रृंगार के ही हैं। ये शुक्ल जी के कथन का आशय है। देखो, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 120 लिखा है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा। यहाँ से डेड डेश यहाँ पे, ये मतलब कि डेड डेश यहाँ पे है ना, यहाँ पे कि वैसे ही पीछे डैश डेड डेश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ए, चौपाई या चौपाई, बी, रासो या रासक, सी, दोहा या दूह, और डी, छप्पे। तो 120 का आंसर क्या होगा? तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दोहा या दूह। देखो, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूह कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दूहा होगा। क्वेश्चन नंबर 121 इसमें लिखा है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो के अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। ए, डॉक्टर बुलर, बी, कवि राजा श्यालदास, सी, मुंशी देवी प्रसाद, और डी, गौरीशंकर हीराचंद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बुलर है। देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 122 गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ए, वर्ण रत्नाकर, बी, उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी, राउलवेल, और डी, परमात्मा प्रकाश। तो 122 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राउलवेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। क्वेश्चन नंबर 123 लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ग्रंथों के नाम, यहाँ पे उनके रचनाकारों के नाम। ग्रंथ में विशाल देवरासु हैं, खालिक बारी है, भरतवत्सल बाहुबली रास है, और दोहा कोश है। और मतलब के रचनाकार में शरापाद हैं, नरपति नाल हैं, शालिभद्र सूरी हैं, अमीर खुसरो हैं, और विद्यापति हैं। तो क्या करना है? मिलान करना है। 123 का मिलान करना है। देखो, विशाल देवरासु की अगर बात करें तो इसकी रचनाकार कौन है? तो वो है नरपति नाल है। खालिक वारी किसकी है? खालिक वारी किसकी है? तो यह है अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की है। 1 का 2 और 2 का 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही है। 3 का 3 होगा। भरतवत्सल बाहुबली राशि के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। और दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो वो है शरापाद है। ठीक, 123 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 124 स्थापना में लिखा कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में
परिवर्तन नहीं होता है। तर्क आर में देख, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? ए में लिखा कि ए गलत, आर सही। बी में कि ए और आर दोनों सही। सी में कि ए और आर दोनों गलत। और डी में कि ए सही आर गलत। तो 124 का आंसर क्या होगा? तो 124 का आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। तो ये गलत और ये सही। देखो, दी गई स्थापना गलत है एवं तर्क सही है। जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 125, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? ए वज्रयानी पद साधना, बी हठ योग साधना, सी काल भैरव साधना और डी सम्यक साधना। तो 125 का आंसर क्या होगा? गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो वह है हठ योग साधना। ऑप्शन बी सही है 125 का। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। मतलब जो हठ का मतलब अर्थ क्या है? ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ क्या है? चंद्र है। इन दोनों का योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथपंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए जोइंदू, बी राम सिंह, सी जिनतत सूरी और डी धनपाल। तो 126 का आंसर क्या है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो वह है राम सिंह। ऑप्शन बी सही है 26 का। पाहुड़ दोहा के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? ए कल्लू लाल, बी ईशान नखा, सी अमीर खुसरो, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ किसने कहा था? ये कहा था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन सी सही है। मैं हिंदुस्तान की तूती, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। क्वेश्चन नंबर 128, देसी बान सब्जी मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है? ए शालिभद्र सूरी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चंद्र वरदाई और डी विद्यापति। तो 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यापति। देसल वन सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 129, सारंग दर पद्धति किस विधा की रचना है? ए महाकाव्य, बी सुभाषित संग्रह, सी खंड काव्य और डी एकार्थ काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सुभाषित संग्रह। सारंग दर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सुभाषित संग्रह की है। ऑप्शन बी सही है। देखो, सारंग दर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंग दर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं, देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंग दर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 130, मैथिली कोकिली नाम से जाने जाते हैं? ए रहीम, बी सुंदर दास, सी जयदेव और डी विद्यापति। तो मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति। ऑप्शन डी सही है। देखिए, आदिकालीन का विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिली कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्नवत है। अभिनय जयदेव। देखो, विद्यापति को किस किस नामों से जाना जाता है? जैसे कि मैथिली कोकिल के नाम से तो जाना ही जाता है, उसके बाद अभिनय जयदेव आदि विद्यापति को माना जाता है। कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठहार इनको कहा जाता है, नव कवि शेखर कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है और दशावधान पंचानन, ये
इन नामों से इनको बुलाया जाता है विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 131, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सी ग्रियर्सन और डी धीरेन्द्र वर्मा। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ऑप्शन बी सही है। देखो यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 132, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? ए 59, बी 69, सी 79 और डी 89। 32 का आंसर क्या है? तो पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। 69। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है या सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 133, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? ए अवहट, बी पुरानी हिंदी, सी अपभ्रंश और डी देशी भाषा। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरानी हिंदी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अभी पहले वाला क्वेश्चन था ना, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृतभाष हिंदी कहा है। शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृतभाष हिंदी कहा है। तो 133 का ऑप्शन बी सही है। वहाँ पे मतलब नहीं लिखा है तो यहाँ पे मतलब कि बी सही है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ए पयमचर्यो, बी पाहुड़ दोहा, सी भविष्यतः कहा और डी चित्रावली। तो इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो चित्रावली जो है वो अपभ्रंश की रचना नहीं है। देखो चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष है, उस्मान नामक सूफी काव्य द्वारा अवधी भाषा में चौपाई द्वा छंद में रचित है। ये अवधी भाषा में है, चित्रावली का अवधी भाषा में और चौपाई द्वा छंद में रचित है। पयमचर्यो शंभु द्वारा रचित है। पाहुड़ द्वारा राम सिंह के द्वारा तथा भविष्यतः कहा यह धनपाल का है और ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 135, विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी सुखदेव बिहारी मिश्र, सी केशव प्रसाद मिश्र और डी बालकृष्ण भट्ट। 135 का आंसर क्या होगा? विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? तो वह है माधव प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए सही है 135 का। विशुद्ध चरितावली के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन एवं वैश्वकार के संपादक भी रहे। इनकी निबंध अधिकतर भावात्मक हैं। क्वेश्चन नंबर 136, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? ए अब्दुल रहमान, बी अबुल कलाम, सी मलिक मोहम्मद और डी अबुल हसन। तो अमीर खुसरो का इनमें से मूल नाम क्या है? तो वह है अबुल हसन है। ऑप्शन डी सही है 136 का। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन है। क्वेश्चन नंबर 137, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 137 है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? ए स्वयंभू को, बी विद्यापति को, सी चंद्र बरदाई को, डी जगनिक को। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही, तो राजशेखर की उपाधि से कौन किसको मतलब अलंकृत किया गया है? तो विद्यापति को। ऑप्शन बी सही है 137 का। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है, जिसे मतलब मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। कीर्तिलता के रचनाकार हैं ए विजय सिंह सूरी, बी विद्यापति, सी जायसी और डी अमीर खुसरो। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? 138 का आंसर क्या होगा? तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? वो है विद्यापति। ऑप्शन बी सही है।
कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। यह रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 139, अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। ए चंद्रवरदाई, वी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी हेमचंद। अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? 139 का क्या ऑप्शन होगा? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं, ऑप्शन सी सही है 139 का। क्वेश्चन नंबर 40, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। ए सामाजिक चेतना, बी संरक्षक प्रशंसा, सी धार्मिक चेतना, डी राष्ट्रीय चेतना। 140 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा कौन है? राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन डी सही है। देखो, अरे राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 141, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। ए प्राकृत, बी पाली, और सी डिंगल पिंगल, और डी खड़ी बोली। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन कौन सा सही है? सॉरी, तो वो है डिंगल पिंगल, ऑप्शन सी से है डिंगल पिंगल मिश्रित। आदिकाल के काव्य की प्रधानता भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल थी। डिंगल डिंगल किसे कहते हैं? वो राजस्थानी और अपभ्रंश की मिश्रित भाषा को डिंगल कहा जाता है, और पिंगल जो राजस्थानी और ब्रज भाषा की मिश्रित को पिंगल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, पुस्तक जल्लड़ हत दे चली गजन निप काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ए नरपति नाल, बी विद्याधर, सी चंद्रवरदाई, और डी जल्लड़। 142 का आंसर क्या होगा? 142 का आंसर होगा चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी सही है। पुस्तक जल्लड़ हत दे चली गजन नवकाज, यह पंक्ति चंद्रवरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख की संवाद के रूप में रचित माना है। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? ए भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, बी रेवंती गिरिरास विजय सूरी, सी स्थूलिभद्र रास जिंदत सूरी, और डी चंदन बाला रास आशुकु। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ए बी और डी ये तो तीनों सुमेलित है, लेकिन सी जो है स्थूलिभद्र राज जो है ये जिंदत सूरी का नहीं है, ये जिन धर्म सूरी का है, जिन धर्म सूरी का है। ठीक ना, देखिए थोड़ा सा फर्क है ना, जिन दत्त यहाँ पे जिन धर्म, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फर्क बस दिखता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। स्थूलिभद्र राज जो है ये जिन दत्त सूरी का नहीं, जिन धर्म सूरी का है। देखो यहाँ पे लिखा है कि स्थूलिभद्र राज जिन दत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है, ये सभी रचना आदिकालीन है। क्वेश्चन नंबर 144, रणमल छंद का रचयिता कौन है? ए भटकेदार, बी जोइंदू, सी मधुकर कवि, और डी श्रीधर। 144 का आंसर क्या होगा? रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो वह श्रीधर है, ऑप्शन डी सही है। देखिए, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जयमंग जय चंद्रिका और जयेंदु ने परमात्म प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। जयेंदु की 2 रचना कौन कौन है? परमात्म प्रकाश और योगसार। मधुकर कवि की रचना कौन है? जयमंग जय चंद्रिका।
क्वेश्चन नंबर 145। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? ए राजेश्वर, बी समरसेस, सी अनंगपाल और डी सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो वह सोमेश्वर है। ऑप्शन डी सही है 145 का। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 146। प्रकृतवास हिंदी से आशय है? ए अपभ्रंश, बी हिंदी, सी प्राकृत और डी पाली। प्रकृताभास हिंदी से आशय है तो वो क्या से है? अपभ्रंश। ऑप्शन ए सही है 146 का। प्रकृताभास हिंदी का आशय अपभ्रंश है। प्रकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्रकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। क्वेश्चन नंबर 147। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ए दलपति विजय, बी नरपति नाल, सी जटमल और डी जल्लड़। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये जटमल के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी सही है। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 148। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 9, बी 11, सी 84 और डी 86। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ऑप्शन ए सही है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नाथ मतलब जो नाथों की संख्या 9 है उनके नाम कौन कौन से हैं? पहले नागार्जुन है, दूसरा जड़भरत है, हरिश्चंद्र रानाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपट है, जलंधर और मलधार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 149 में लिखा है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? ए नारोपा, बी लोईपा, सी गोरक्षपा और डी सरापा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे सरापा। ऑप्शन डी सही है। सरापा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरापा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन पूर्वोच्चंद वागची ने किया। क्वेश्चन नंबर 150। खुमान रासो के रचयिता कौन है? ए जगनिक, बी दलपति विजय, सी नरपति नाल और डी चंद्रबरदाई। खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो वह है दलपति विजय है। ऑप्शन बी सही है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है जिसकी रचना 9वीं सदी में हुई। ये तो थे 50 क्वेश्चन। अब हम लोग मतलब कि 50 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 में लिखा है कि निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो विद्यापति की नहीं है? ए कीर्ति पताका, बी पदावली, सी कीर्ति लता, डी जयमंग जस चंद्रिका। तो इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जयमंग जस चंद्रिका जो है ये विद्यापति की नहीं है। तो ये किसकी रचना है? ये मधुकर भट्ट की रचना है। देखो जयमंग जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 152। विशाल देव रासो के रचनाकार कौन है? विशाल देव रासो के रचनाकार कौन है? ए नरपति नाल, बी चंद्रबरदाई, सी घनपाल और डी जानक। बहुत ही आसान सवाल है। तो विशाल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो वह नरपति नाल है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, नरपति नाल है। क्वेश्चन नंबर 153। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ए राज सिंह, बी नरसिंह, सी शिव सिंह और डी कीर्ति सिंह। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो वो थे शिव सिंह के। ऑप्शन सी सही है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता और डी चंद्रिका। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो वो किसके प्रति अनुरक्त था? तो संयोगिता के। ऑप्शन सी सही है 154 का।
पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। क्वेश्चन नंबर 155, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? ए कठिन साधना, बी अडिंग योग साधना, सी हठ पूर्वक योग और डी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग। तो मैंने अभी बताया था, इसी क्लास में मैंने बताया है शुरुआत में कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो हठ योग का क्या अर्थ है? तो ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र दोनों का योग। तो ऑप्शन डी सही है 155 का। देखो ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, इन दोनों का योग को ही हठ योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ए सरापा, बी कुकृपा, सी सवरप्पा और डी गोपीचंद। इनमें से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो गोपीचंद का। ऑप्शन डी सही है। गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरापा, कुकृपा एवं सवरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 157, राउलवेल किस तरह की रचना है? एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू, बी शुद्ध काव्य, सी नाटक और डी प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। 157 का आंसर क्या है? तो राउलवेल किस तरह की रचना है? तो ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ऑप्शन ए सही है। आदिकालीन ग्रंथ राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कृति है, जिसके रचनाकार रोडा कवि हैं। राउलवेल शिलांकित कृति है। क्वेश्चन नंबर 158, लिखा है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिवाहन सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? ए गणपति चंद्रगुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर क्या होगा? तो किसके मतानुसार शालिवाहन सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो वो हैं गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। ऑप्शन डी ए सही है 158 का। देखो, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिवाहन सूर्य को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। राहुल शंकर सरापा को मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा शंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है कि 159 में कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर क्या होगा? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी हेमचंद और डी गदाधर भट्ट। तो इनमें से कौन कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो गदाधर भट्ट जो है वो आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है। ठीक, ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। देखो, गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है, ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 161, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, बी भट्ट केदार, सी श्रीधर और डी जगनिक। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो वह है विद्याधर। ऑप्शन ए सही है। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट केदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 162, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु पंक्तियां रचनाकार हैं? ए अब्दुल रहमान, बी हेमचंद,
सी दामोदर शर्मा और डी भट्ट केदार। क्वेश्चन में 162 का आंसर क्या होगा? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो वह हेमचंद की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी से 162 का। भलो आजो मारे बाहिड़ी मारकंतु पंक्ति के रचनाकार हेमचंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 163, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो किसने माना है? तो शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन ए। ये तो आसान था इसीलिए मैंने बता दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्र बरदाई को माना है। क्वेश्चन नंबर 164, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामविलास शर्मा। हिंदी को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन सी सही है। मतलब पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अगर मतलब कि महाकाव्य इनको मानते हैं तो महाकाव्य किसको मानेंगे? चंद्र बरदाई को मानेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये था ना। क्वेश्चन नंबर 165, राहुल शंकराचार्य के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोशों की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं? ए सरापा, बी कड़ापा, सी डोमिपा, डी कमरिपा। राहुल शंकराचार्य के अनुसार जो चर्या गीत और दोहा कोशों की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं तो कौन है? तो वह सरप्पा है। ऑप्शन ए सही है, सरप्पा। देखिए, राहुल शंकराचार्य के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध जो सरप्पा हैं। क्वेश्चन नंबर 166, मोरा जवना नवलेरा नवे नवे लरा भयो है गुलाल कैसे गर दिनों कस मोरी माल सुनी सेज डरावन लागे विरह अग्नि मोहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी कबीर की। क्वेश्चन में 166 का आंसर क्या होगा? ये पंक्तियाँ किसकी है? तो वह अमीर खुसरो की पंक्ति हैं। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ रखी गई जैसे कि मोरा जवना नवेलरा भयो गुलाल कैसे गर दीना कस मोरी माल। विद्यापति की पंक्तियाँ सुनी से डरावन लागी विरह अग्नि मोहे डट डट जाइए। अमीर खुसरो की पंक्तियाँ देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। ये विद्यापति की पंक्तियाँ। और प्रेम कथा ए ही भांति विचारा हो बूझी ले जो बूझे पा रहो। ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 167, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ए व्याकरण संबंधी, बी ज्योतिष संबंधी, सी साहित्यिक और डी धार्मिक। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो वह व्याकरण संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही है। 167 का सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है जिसके लेखक हेमचंद जी हैं। हेमचंद की अन्य रचनाएं काव्य अनुशासन है, शब्दानुशासन है। संस्कृत अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे, अतः हेमचंद को कलि काल सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 168, लिखा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। देखिए, यूजीसी दिसंबर 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 168 का। तो इसका सही अनुक्रम है डी सरापा, लुइपा, पुष्पदंत और अधहमाड़। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। सरापा की अगर बात करें 7वीं 8वीं शताब्दी है, लुइपा है 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत जो है वो 10वीं शताब्दी और अधहमाड़ जो है वो 12वीं शताब्दी है। आगे लिखा भी है सरापा 7वीं शताब्दी, लुइपा 8वीं शती और पुष्पदंत 10वीं शती और अधहमाड़ ये 12वीं शती। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। देखिए, आगे चल के आपको मतलब कि इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा वो क्वेश्चन। लिखा है कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल की कौन से कथन सही हैं? ए वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, बी नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सी
सिद्धों का साहित्यिक शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। और डी, सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ये भी देखिए नेट दिसंबर में पूछा गया था 2019 में। ए में लिखा है कि ए और सी, बी में कि ए और बी, सी में कि बी और सी, और डी में कि सी और डी। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। देखो, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, सही बात है। और सिद्ध का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी सही है। देखिए, सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल का कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ था तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे रचनाकार दिए गए हैं। काव्य पंक्तियाँ देखिए, ए में लिखा है कि पंडित साल सत बखड़ाई, देई बुध बसंत जड़ाई जाड़ई। ये किसकी पंक्ति है? बाहर बदिस ले कुकर जिए सो तेरे ले जिए सियार, बड़ कौशल तू राधे किन्नल कनाई लोचन आधे, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा। क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, पंडित साल सत पकड़ाई, देव बुद्ध पसंद लड़ा जड़ाई, ये किसका? ये सरापा का है। एक आ दो, ये सरापा का है। बारह, ये 12 है। बाहर नहीं, 12 बरिस ले कुकर जिए सो 13 ले जिए सियार, ये किसका? ये जगनिक का है। ये जगनिक का है। बस कौशल तू राधे किनल कनाई लोचन आधे, ये विद्यापति का है। और जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मो हमार, ये किसका? ये है रैदास का है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 2, किसमें? ऑप्शन ए में है। तो 170 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए आ गया, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। देखिए, वो पूछा गया था क्वेश्चन 2019 में, ये पूछा गया था सन 2018 में। 2018 के बाद मान के चले कि सेम ही क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी ऑप्शन लगभग वही है। मतलब कि सरापा है, पुष्पदंत है, अधमाड़ है और हेमचंद है। यहाँ पे सिर्फ हेमचंद जो है बढ़ गए हैं। हेमचंद जो है यहाँ पे बस बढ़ गए हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? 171 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरापा, पुष्पदंत, अधामाड़ और हेमचंद। देखिए, सरापा को मैंने बताया था उनका प्रकाशन वर्ष 8वीं सदी है, 7वीं 8वीं सदी। पुष्पदंत को 10वीं सदी बताया था, अधामाड़ को 12वीं सदी, और हेमचंद का जो मतलब सदी है उनका भी 12वीं सदी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 172, यद्री का लड़बड़ा, जिम्बा का फुआड़ा, काज की जति मुख की सती, जो सत पुरुष उत्तमों कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो ए संयमी हो, बी इंद्रिय दमन करने वाला हो, 3 कूट भाषा बोलने वाला हो, और 4 महासुखवादी हो। नीचे कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में लिखा है ए और 3 सही, बी में ए और 4 सही, सी में 3 और 4 सही, और डी में ए और 1 और 2 सही। तो 172 का आंसर क्या होगा? तो देखो, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। 1 और 2, 1 और 2 किसमें? ऑप्शन डी में है। तो 172 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 173, लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? ए मुनि जिन विजय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, और डी धीरेन्द्र वर्मा। ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये विचार किसका था? ये था रामचंद्र शुक्ल का था। ऑप्शन बी सही है इसका ऑप्शन बी सही है। 70 क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए उसको मैंने हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 174 पे चलते हैं। 175 पे, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा,
देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहने से क्या अभिप्राय है? ए सन्यासी, बी कुआं, सी खंडहर और डी प्रेम का हृदय। ये नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नाशूर। तो इसका जो है इस पहली का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन बी, कुआं है। ऑप्शन बी। देखो, अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियों का अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियाँ हैं। महत्वपूर्ण इनकी यहाँ पे पहेलियाँ रखी गई हैं, कौन कौन से उसको देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली भर फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये इसका इस पहेली का मतलब कि क्या होगा? जवाब आकाश होगा। दूसरा है पहेली कि एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूख ताल सांप मर जाए। इसका क्या? ये दीपक है। इस पहेली का जो आंसर होगा वह दीपक होगा। तीसरा है कि अरत्य इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इसका क्या है? इसका है दर्पण। इनकी रचित ग्रंथ है कौन कौन सी है? अमीर खुसरो की खालिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकर्रियाँ हैं, दो सुखने हैं और गज़ल। ये इनकी प्रमुख रचित ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 176। सखी पिया को जो मैं न देखे तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ए विद्यापति, बी नरपति नाल, सी अमीर खुसरो और डी भट्ट केदार। क्वेश्चन में 176 का आंसर क्या होगा? सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो 176 का आंसर क्या होगा? तो ये किसकी पंक्ति है? यह अमीर खुसरो की पंक्ति। ऑप्शन सी सही है इसका 176 का। क्वेश्चन नंबर 177। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं, पदों यहाँ पे पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक क्या उसके कुछ तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ए राहुल शंकरत्यायन का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी नामवर सिंह का। तो क्वेश्चन में 177 का आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, शुक्ल जी बहुत ज़्यादा कथन दिए हैं, तो इसीलिए शुक्ल जी का नाम हर जगह आ रहा है, जैसा कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। देखिए, उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतभाष हिंदी कहा है। क्वेश्चन नंबर 178। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे रचनाओं के नाम है प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि और कुमारपल प्रतिबोध। यहाँ पे रचनाकार हैं देवसेन है, बरुरुचि हैं, जैनाचार्य मृत्युंग है, हेमचंद हैं और सोमप्रभु सूर्य है। तो क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, प्राकृत प्रकाश ये किसका है? यह है बरुरुचि का। प्राकृत प्रकाश किसका है? बरुरुचि का। श्रावकाचार्य किसका है? ये देवसेन का है। प्रबंध चिंतामणि ये किसका है? ये जैनाचार्य मृत्युंग का है। और कुमारपाल प्रतिबोध ये किसका है? ये है सोमप्रभु सूर्य का। 178 का पहला का ए का दूसरा, बी का ए किसमें है? तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 179। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल के द्वारा रचित है? ए विशल देव रासो, बी परमाल रासो, सी खुमान रासो और डी पृथ्वीराज रासो। आसान है। 179 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा विशल देव रासो। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 180। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है? ए रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, बी चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, सी गुरु महिमा, डी
उलटवासियाँ। तो इनमें से कौन नाथ साहित्यिक विशेषता नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। देखिए, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासियाँ नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 लिखा है कि पीछे लगा जाई था, लोक वेद के साथ आग थे, सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथे। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं, ए लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। बी है कि लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व का अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सी के सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। और डी है कि सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ए में है कि ए और बी, बी में ए और सी में कि बी और सी, और डी में कि बी और डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है 181 का? तो ए और सी जो है सही है। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ये सही बात है। और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, ये भी सही है। ए और सी सही है। यहाँ पे वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 182 सहज ज्ञान की प्रवर्तक हैं? ए सरापा, बी सबरप्पा, सी लुइपा और डी कड़प्पा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? 182 का आंसर क्या है? तो इसके प्रवर्तक है सरप्पा। ऑप्शन ए सही है 182 का। बौद्ध धर्म की सहज्ञान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरप्पा को सहज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 183 संदेश रासा के रचयिता हैं? संदेश रासा के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर और हेमचंद। बहुत ही आसान है कि संदेश रासा के रचयिता कौन है? तो वह अब्दुल रहमान है। ऑप्शन बी सही है इसका। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगनिक विरह की कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो ने खालिक वारी, गजल आदि की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 184 में लिखा है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली और डी इनमें से कोई नहीं। तो 184 का आंसर क्या होगा? तो कौन सी रचना जो है वो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वह है कीर्ति पताका। ऑप्शन बी सही है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। क्वेश्चन नंबर 185 आत्मबोध किसकी रचना है? ए जालंधर नाथ, बी गोरखनाथ, सी मत्स्येंद्र नाथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध किसकी रचना है? तो वह गोरखनाथ की। ऑप्शन बी सही है 185 का। देखिए, आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 86 माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ए सुंदरदास, बी विद्यापति, सी सूरदास और डी रसखान। माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो वह विद्यापति की। ऑप्शन बी सही है 186 का। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्तियाँ आदिकालीन कवि विद्यापति की है।
क्वेश्चन में 187 है कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है? ए राहुल शंकरत्यायन, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी प्रबोध चंद बागची और डी हरप्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन में 187 के आंसर क्या होगा? बौद्ध गान और दोहा के संपादन कौन है? तो किसने किया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। ऑप्शन डी सही है 187 का। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा, प्रबोध चंद बागची दोहा कोश और राहुल शंकरत्यायन हिंदी काव्यधारा। क्वेश्चन में 188 सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? ए डिंगल, बी अपभ्रंश, सी अभट्ट और डी संध्या। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संध्या। ऑप्शन डी सही है 188 का। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः आत्मसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खोलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों के इस भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। क्वेश्चन में 189 निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण है? वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ए कुमार रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी विशलदेव रासो, डी परमाल रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? क्वेश्चन नंबर 189 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा विशलदेव रासो। ऑप्शन सी सही है। नरपति नाल कृत विशलदेव रासो मूलतः एक मुक्तज्ञ काव्य है। क्वेश्चन नंबर 190 कि आला खंड का दूसरा नाम है? ए परमाल रासो, बी विशलदेव रासो, सी कुमार रासो, डी हमीर रासो। तो आला खंड का दूसरा नाम क्या है? जैसे कि मतलब इसी क्लास में मैंने आपको कई बार बताया है, उसका नाम है परमाल रासो। ऑप्शन ए सही है। जगनिक रचित रासो ग्रंथ आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं तथा हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। क्वेश्चन नंबर 191 परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? ए नरसिंह भट्ट, बी जगनिक, सी हेमचंद्र और डी सारंगधर। क्वेश्चन नंबर 191 में कि परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो वो क्या है? तो वह है जगनिक। ऑप्शन बी सही है 191 का। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमादित्य के दो वीरों आला एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 192 अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदल भाल इस दोहे के रचनाकार का नाम है? ए रहीम, बी रसलेन, सी रसखान और डी राम सहाय। तो इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? तो वह रहीम। ऑप्शन ए सही है 192 का। क्वेश्चन में 193 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? एस सरापाद, विश्वम्भू, सी राजा मुंज और डी पुष्पदंत। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसको किया है? तो राजा मुंज को। ऑप्शन सी सही है 193 का। देखो, राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकारक थे। उसने कहा था बुद्ध का काटा एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन 194 निम्नलिखित लेखकों को उनकी
रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे लेखक के नाम, यहाँ पे उनकी रचना के नाम। लेखक में विजय सेन सूरी हैं, नरपति नाल हैं, शालिभद्र सूरी हैं और आशुगु हैं। रचना में रेवंत गिरिराज, भरतेश्वर बाहुबली राज, विशल देवरासो, चंदनबाला राज और योग चर्या। तो क्वेश्चन में 194 का आंसर क्या होगा? मिलान करना है, मतलब मिलान करना है 194 का। तो देखो विजय सेन सूरी के मतलब इनकी रचना कौन सी? तो वह है रेवंत गिरी। इनकी रचना कौन? रेवंत गिरी या नरपति नाल। इनकी रचना है विशल देवरासो। शालिभद्र सूरी, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली। और आशुगु, इनकी रचना है चंदनबाला राज। तो 94 का एक और बी का 3 किस्में है, तो ऑप्शन बी में है। तो 94 का ऑप्शन बी सही है। 194 का ऑप्शन बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 195, हालात कन्हैया किसकी रचना है? ए पूरन भगत, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो वह है अमीर खुसरो की। ऑप्शन सी सही है 195 का। हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 196, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? ए वीर ग्रंथ, बी शाखी, सी रासो और डी सूफी। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो वो है रासो। ऑप्शन सी सही है। आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। क्वेश्चन नंबर 197, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ए हमीर काव्य, बी कीर्ति कौमुदी और सी कीर्ति पताका और डी कीर्ति लता। 197 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कीर्ति लता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कीर्ति लता में है। ठीक, कीर्ति लता में ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 198, विशल देवरासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ए श्रृंगारिक, बी आख्यान, सी गेय और डी प्रबंध। विशल देवरासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो वह है गेय। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 199, जयमंग जिस चंद्रिका के रचयिता के नाम है? ए भट्ट केदार, नरपति नाल, सी नल सिंह और डी मधुकर कवि। जयमंग जिस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो वह है मधुकर कवि। मतलब बहुत क्वेश्चन तो आपको मतलब कि इसी प्रश्न को करते करते याद हो गया होगा, और आपने मतलब अच्छे से देखा होगा। तो हिंदी साहित्य के आदिकालीन रचना जयमंग जिस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 200 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे मतलब कि ये भी आसान है। यहाँ पे ये रचनाओं के नाम है, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। क्या करना? मिलान करना है। क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो देखो विशल देवरासो किसका है? तो वह नरपति नाल का। विश्नर मतलब थोड़ा सा मतलब कि ये ट्रिक बता रहा है कि विश्नर याद करने का। तो विशल देवरासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, परमाल रासो, जंगनिक और कुमार रासो, दलपत विजय। ठीक। तो ए का 2 और बी का 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 200 का ऑप्शन बी सही है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं ऐसे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो
मतलब कि उसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों के लिए उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक। अगर जिसको भी मतलब कि यूजीसी नेट जीआरएफ की अगर तैयारी करनी है तो मैं मतलब इसी क्लास पे उसकी भी क्लास लेता हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।